नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोग का डायरेक्ट स्टडी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त आज डे 2 है। हम लोग करने जा रहे हैं 1 से 5th क्लास का। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं यानी प्राथमिक क्लास का टीचर बनना चाहते हैं, जी हाँ, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। बेहतरीन क्लास लेकर आया हूँ दोस्त। इसमें हम ये जो बुक आपके सामने दिख रहा है पूरा बुक कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसे NCERT और SCERT का टोटल 3 क्लास से 5 क्लास तक का EVS दिया हुआ है। उसके अलावा जितने मैथमेटिक्स हो गए, जितने रीजनिंग हो गए, आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स हो गए, रीजनिंग हो गए, सामान्य जागरूकता हो गए, सामान्य विज्ञान हो गए, सामाजिक विज्ञान हो गए, भारतीय आंदोलन, भू, हर चीज़ कंप्लीट दोस्त इसमें हम लोग करेंगे। एक भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, यानी कि ये प्रॉपर किताब है आपको एक सीट दिलाने के लिए 1 to 5 क्लास में। कटअप चाहे जितना हाई जाए, एक सीट आपका गारंटी के साथ मिलेगा। आज हम करेंगे 4, 5, 6, 7 4 चैप्टर टोटल कंप्लीट करेंगे, यानी 4 दूनी 8 NCERT का और SCERT का 8 चैप्टर इस वीडियो में करने जा रहे हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट इतना ही है कि वीडियो पसंद आएगी तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेसन 4, हमारा पहला स्कूल। क्या है भाई हमारा पहला स्कूल? आइए, पहला प्रश्न आपके सामने है, जवाब देके कोशिश कीजिए आंसर देने। निम्नलिखित में से क्या परिवार की विशेषता नहीं है? परिवार का विशेषता नहीं है, ये आंसर गलत है। प्रत्येक सदस्य आर्थिक रूप से स्वयं का समर्थन करता है। सारे लोग पैसा कमाते हैं? नहीं कमाते हैं, ये सही बात है। परिवार मानव की भावनात्मक आवश्यकता की संतुष्टि है। व्यक्ति का सामाजिकरण परिवार से प्रारंभ होता है। महत्वपूर्ण सामाजिक ढांचे में परिवार सबसे छोटा सामाजिक इकाई है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या संयुक्त परिवार की विशेषता है? संयुक्त परिवार में सबसे वृद्ध व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है। ये तो सही लग रहा है, लेकिन 100% नहीं। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे, ये भी सही लग रहा है। परिवार में बच्चे कम उम्र में ही अनुशासन सीख जाते हैं। हाँ, ये आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तीनों आंसर सही है। आपको समझ में आया? तीनों सही, इसीलिए एक से अधिक आंसर इसका लगेगा। माता और पिता का संबंध किस संबंध के अंतर्गत आता है? माता और पिता का संबंध किस संबंध के अंतर्गत आता है? रक्त संबंध के अंदर आएगा। कानून संबंध भी आएगा, वैवाहिक संबंध, एक से ज्यादा आंसर हो जाएगा, तीनों संबंध आ जाएगा। एक परिवार के सदस्य कौन कौन हैं? रक्त व विवाह से संबंधित कोई भी व्यक्ति, केवल माता पिता। केवल वाला तो आंसर हो नहीं सकता, आंसर पहला हो जाएगा। केवल वाला मतलब ज़्यादातर केस में ना गलत साबित हो जाता है। एक एकल परिवार निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? एकल परिवार की बात कह रहा है। माता पिता और उनके बच्चे, बस इसी को एकल परिवार बोलते हैं। आइए इन 5 क्वेश्चन का सलूशन पढ़ते हैं, कुछ नई बातें सीखने को मिलेगा। परिवार एक ऐसी समिति है, गौर से सुनिएगा, ये शब्द पर ध्यान दीजिए। परिवार एक ऐसी समिति है, यानी कमेटी कह सकते हैं, जिसका निर्माण आसान है परंतु इसे तोड़ना अत्यधिक कठिन हो जाता है। परिवार के सदस्यों पर विवाह एवं उत्तराधिकार के नियम भी परिवार के द्वारा ही लागू होता है। शादी करना बहुत आसान है, सरकार से इजाज़त मत लीजिए। आप किसी को पसंद है या शादी कर लीजिए, लेकिन सोचिए कि तोड़ दे और सामने वाला ने केस कर दिया, भाई साहब, ओ हो, पता ही होगा क्या होता है। परिवार में प्रत्येक सदस्य के अन्य सदस्यों के प्रति उत्तरदायित्व भी होता है, जिनका उसे निर्वाह करना पड़ता है। बाप का बेटा के प्रति फर्ज और बेटा का बाप के प्रति फर्ज आपको निभाना है। आप रिश्ता में हैं। वह अन्य सदस्यों के हितों के लिए अपने स्वार्थ का बलिदान भी करता है। आपको पसंद नहीं है भिंडी का सब्जी, लेकिन घर में बन रहा है, सबको पसंद है, तो आपको थोड़ा सा मन मार के खाना पड़ेगा। संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है, सही बात है। इस प्रकार एक प्रतिवंशीय संयुक्त परिवार में एक वृद्ध व्यक्ति और उसका पत्नी, उसके बेटे और अविवाहित बेटियां, उनके बेटों की पत्नियां और बच्चे भी शामिल होते हैं। संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से प्यार करते हैं और किसी भी काम के लिए प्रेरित भी रहते हैं। परिवार में बड़ों के कारण बच्चे कम उम्र में अनुशासन सीख जाते हैं और अच्छे संस्कार उसके अंदर आ जाते हैं। माता और पिता का संबंध वैवाहिक संबंध है या कानून द्वारा स्थापित रिश्ता भी है, क्योंकि वह कानून द्वारा शासित भी होते हैं। तो दोनों सही है, पहला और दूसरा। कहा जा रहा है जब एक परिवार में विवाहित दंपत्ति, उनके भाई बहन और माता पिता एक साथ रहते हैं तो उनके समूह को संयुक्त परिवार और विस्तार परिवार भी कहते हैं। एकल परिवार ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो समान जीन, रक्त से संबंध होते हैं, एक साथ रहते हैं। मूल एकल परिवार का परिवार होता है, मूल कहिए या एकल परिवार का वह परिवार होता है जिसमें माता पिता उनके बच्चों के साथ रहते हैं। आइए
चैप्टर नंबर 5 को आज करते हैं। छोटू का घर, छोटू का घर के बारे में जानते हैं जरा। छोटू का घर क्या है? कहता है निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य खुले में शौच मुक्त है? भाई खुला में शौच नहीं जाना है, तो कोई तो योजना होता होगा ना। तो आंसर कहेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2। पता है 15 अगस्त चला गया है। मेरे पास में सामने घर है, उसमें मैं देख रहा हूँ आज मॉर्निंग से ही, सुबह सुबह से ही मतलब पूरा राष्ट्रीय गीत बज रहा है। पता नहीं इनका अभी हुआ है क्या 15 अगस्त। और 15 अगस्त के दिन एक यहाँ चू शराबा भी नहीं हुआ था कि हाँ 15 अगस्त मन भी गया। कमाल का लोग सब है भाई, कमाल का। तो आंसर क्या देंगे हम लोग? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2। शहरी चरण 1 में आया था, ग्रामीण चरण 2 में आया था। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? देख रहे हैं कितना बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है। आप कॉमन सेंस लगाइए। इसलिए कहा जाता है ना कि जब आप 9-10 का क्यों ना तैयारी कर रहे हो, 1 to 5 भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? देश को स्वच्छ बनाना, केवल वाला सब तो हटा ही दीजिए, सभी सार्थक साधनों को दिशा बढ़ाना, जन स्वास्थ्य को सुधारना। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? पहला ही हो जाए देश को स्वच्छ बनाना, और स्वच्छ होगा तो कई सारे बीमारी सब दूर हो जाएंगे। आगे कहा जा रहा है कि किस भारतीय नेता के जन्म दिवस के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था? गांधी जी, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन उनके चश्मा पर भी लिखा गया है। 2 अक्टूबर से शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन क्या नाम है, मोदी सरकार शुरू करवाया था 2 अक्टूबर 2014 से। ऑडियो ट्रैक स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने की रचना किसने की, जो विशेष रूप से स्वच्छ भारत मिशन के लिए तैयार किया गया है? ओहो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा प्रसून जोशी आंसर होगा। ठीक है, 16 गौर से सुनिएगा, 16 सितंबर 1968 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के दान्य गांव में हुआ था इनका जन्म, प्रसून जोशी का। ये बहुत अच्छा सिनेमा में गीत वगैरह लिखते हैं, तो इन्होंने ही लिखा है ये। आगे और डिटेल पढ़ेंगे, इनका सोल्यूशन पढ़ेंगे उस समय। भारत सरकार द्वारा शहरों एवं गांवों को स्वच्छता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पुरस्कार भी मिलता है, कौन सा पुरस्कार बताना है आपको? निर्मल पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? निर्मल पुरस्कार। देख रहे हैं कैसे ऑप्शन है? स्वच्छ पुरस्कार, स्वच्छता पुरस्कार, स्वच्छ क्षेत्र पुरस्कार, निर्मल पुरस्कार। तो आंसर निर्मल पुरस्कार हो जाएगा। और इसीलिए ना हर एक चीज़ को एक ना एक बार पढ़ना जरूरी होता है, याद रहेगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG का दूसरा चरण ग्रामीण भारत में खुले में शौच मुक्त यानी ODF स्थिति और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन SLWM की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम का यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगा कि कोई भी पीछे न छूटे और हर कोई शौचालय का उपयोग करे, बाहर न जाए, खुले में शौच ना करे। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान एक महत्वपूर्ण अभियान है जिसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ और स्वच्छता संबंधी समस्याओं से मुक्त बनाना है। महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत का सपना देखा था। वह चाहते थे कि सभी देशवासी मिलकर देश को स्वच्छ बनाने में योगदान करें। उनके इस सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने क्या किया? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जो आज भी जारी है। स्वच्छ भारत का इरादा गीत को प्रसून जोशी ने लिखा। देखिए यहाँ दिया गया है, प्रसून जोशी एक पटकथा लेखक और भारतीय सिनेमा के गीतकार है। उनका जन्म जो है 16 सितंबर 1968 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के दान्या गांव में हुआ था। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कि कौन लिखा है, यहाँ तक काफ़ी है। ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्मल ग्राम पुरस्कार एक प्रोत्साहन स्कीम है जिसके तहत ऐसी ग्राम पंचायतों, ब्लॉकों, जिलों एवं राज्यों को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है जो पूरी तरह से स्वच्छ होते हैं और जहाँ खुले में शौच नहीं किया जाता है। क्या बात है। चलिए 2 लेसन कंप्लीट हमने कर लिया आज के क्लास में अभी तक। अब हमको 2 और करना है। यहाँ पे 7 तक जाएंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे SCERT में। थोड़ा छोटा है इसीलिए। खाना अपना अपना, आप क्या खाते हैं हम लोग उसको पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का आहार आमतौर पर क्या शामिल होगा? तट के किनारे रहेगा तो क्या खा सकता है? मछली भी खाएगा, खीर खाएगा, शंख मछली, ये सभी चीज़ खा सकता है वो। पंजाब राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? मैं पंजाब में ही अभी रहकर वीडियो बनाता हूँ, यहीं नौकरी करता हूँ अमृतसर सिटी में, तो मैं यहाँ के बारे में बता सकता हूँ। यहाँ लोग रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, राजमा खूब खाते हैं, आलू पराठा। क्या बात है, आलू का पराठा, राजमा, दाल, रोटी खूब चलता है यहाँ पे।
और काली वाली दाल जिसको दाल मखनी बोलते हैं, काला दाल खूब शुरू में मुझे ख़राब लग रहा था, लेकिन मैं रहते रहते भाई क्या बताऊँ सीख गया। ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? आहा ढोकला, खमन ढोकला, क्या मज़ा आ गया। बता पाएंगे? एकदम आसान है, हर बच्चा बता सकता है। गुजरात का है भाई, जहाँ से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, सबसे पहले वहीं के तो मुख्यमंत्री रहे हुए हैं ना बहुत दिनों तक। कहवा यानी कॉफ़ी एक विशेष प्रकार की चाय पेय पदार्थ है। यह डैश में लोकप्रिय है, कर्नाटक में लोकप्रिय होगा। 1 मिनट, कहाँ पे? हाँ कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। कहवा जो है कहाँ मिलेगा? कश्मीर में। इसका जवाब दीजिए। कह रहा है एक से इस टाइप का क्वेश्चन है, मैं पूरा स्क्रीन पर लाता हूँ। लिट्टी चोखा बिहार का सबसे पसंदीदा व्यंजन, ये सही है। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते, ये भी सही है। सरसों के तेल में पकाई गई मछली जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय है, ये भी सही है। गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते। 1 सेकेंड, गलत है ये। सिर्फ एक गलत है, आपको पता है। गोवा के लोग सरसों के तेल में, नारियल के तेल में बना मछली खाते हैं, और सरसों के तेल में पकाई गई मछली जम्मू कश्मीर के लोग खाते हैं, ये सही है। केरल में अधिक, तो इसमें आंसर हम लोग क्या देंगे? 1 से अधिक आंसर देंगे, ठीक है। सिर्फ एक गलत था, यहाँ नारियल का तेल होता है डी नंबर में, तो डी 4 नंबर आंसर दीजिएगा। अब चलिए थोड़ा सा समझते हैं। समुद्री भोजन ने सदियों से तटीय क्षेत्रों के व्यंजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे ताजी मछली, शंख और अन्य समुद्री भोजन की प्रचुरता ने पारंपरिक व्यंजनों को प्रेरित किया है, जो स्थानीय लोगों का पर्यटकों का पसंद है। आगे कहा जा रहा है, गौर से सुनिएगा। इडली, चटनी, चावल और सांभर दक्षिण भारतीय लोकप्रिय व्यंजन है। रोटी, दाल, राजमा और आलू पराठा पंजाब का लोकप्रिय व्यंजन है। रोटी, सांभर, बम्बू करी और मछली करी भारत के कुछ अन्य हिस्सों में लोकप्रिय व्यंजन है। ढोकला एक पारंपरिक गुजराती व्यंजन है, एक मुख्यतः चावल और चने के दाल से बना होता है, सही बात है। इसे भोजन में अलग से व फिर हल्के फुल्के खाने के जैसे खाया जाता है, नहीं तो इसे पेट भर नहीं खाया जाता, कहना ये चाह रहा है। नाश्ता के तौर पे कर सकते हैं या खाने के बाद। खमन ढोकला इसका एक प्रसिद्ध अवतरण है और इसके साथ नारियल की चटनी का प्रयोग किया जाता है। ओहो, मेरा खाने का मन करने लगा यार, कोई नहीं, बनाना पड़ेगा। आगे कहता है, कहवा चाय कश्मीर की चाय का एक पारंपरिक रूप है, ठीक है। इसका सेवन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुछ मध्य एशियाई क्षेत्रों और उत्तरी भारत में विशेष रूप से कश्मीरी घाटी में किया जाता है। कहवा वहाँ पे शिकारा बोलते हैं, जिस पे घूमने जाता है लोग, पानी में नाव पर ही घूमता है, उसी पर बेचते रहता है, वहाँ पे दुकान वगैरह नाव पर ही लगा रहता है, वहाँ कहवा दिया जाता है। ग्रीन टी की पत्तियों को उबालकर चाय को एक बेहतरीन खुशबू देने के लिए बनाया जाता है। इसमें कश्मीर में खेती किए गए केसर, दालचीनी की छाल, इलायची की फली, बादाम और कभी कभी कश्मीरी गुलाब मिलाए जाते हैं कहवा के अंदर। आहा। गोवा में नारियल के तेल और समुद्री मछली की अधिक उपज होती है। नारियल के तेल में पकाई गई मछलियाँ गोवा के लोग खाते हैं, सरसों वाला नहीं। और एनसीईआरटी का आज के क्लास का लास्ट चैप्टर है, उसके बाद हम लोग एससीईआरटी चलेंगे, 7वां लेसन। बिन बोले बात, बिन बोले कौन सी बात होती है भाई? आइए करके देखते हैं बिन बोली बात। डम्ब चौरेड्स के खेल में लोग अपना संदेश कैसे संप्रेषित करते हैं? चेहरे और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से। डम्ब मतलब गूंगा होता है, उसकी बहरा होता है, डम्ब गूंगा बहरा वाला। चैरेड्स इसमें चेहरे और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा अपना बात कहना रहता है। जो बच्चे सुन और बोल नहीं सकते उन्हें सांकेतिक भाषा क्यों सिखाई जाती है? बेसिक सा क्वेश्चन है। उन्हें होठों की गतिविधियों को समझने में मदद करने के लिए कि लोग क्या बोल रहा है, उससे आप आसानी से पकड़ लेता है कि क्या बोला सामने वाला। मुद्रा और भाव का उपयोग किस लिए किया जाता है? मुद्रा और भाव का उपयोग नृत्य में भावना को व्यक्त करने के लिए। मुद्रा और भाव नृत्य में भावना जो होता है उसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि सामने वाला क्या डांस करके समझाना चाह रहा है। विभिन्न तरीकों से भावना को व्यक्त करने का उद्देश्य क्या है? रचनात्मक अभिव्यक्ति क्षमताओं का विकास करना। रचनात्मक अभिव्यक्ति क्षमताओं का विकास करना, यही आंसर हो जाएगा।
किसी व्यक्ति की भावनाओं की पहचान निम्नलिखित में से किसके माध्यम से की जाती है? खुशी और उल्लास, आत्म जांच, व्यक्तिगत भिन्नता, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। आइए सॉल्यूशन पढ़ के कुछ नई बातें सीखते हैं। कहा जा रहा है डम चैरेड्स अनुमान लगाने वाला खेल है जहां 3 प्रतिभागी होंगे जो आपस में एक टीम बनाएंगे और उन्हें एक फिल्म का शीर्षक दिया जाएगा और उन्हें नकल के माध्यम से उस फिल्म के शीर्षक का अनुमान लगाना होगा। एक व्यक्ति को इशारे करने चाहिए और अन्य 2 व्यक्ति अनुमान लगाएगा। इस खेल में प्रतिभागी अपने चेहरे और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से अपना संदेश को संप्रेषित करते हैं, बोल नहीं सकते। जो बच्चे ठीक से नहीं सुनते उन्हें होठों को पढ़ने, लिप रीड की अनुमति दी जानी चाहिए। ये बच्चे विशेष विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए सांकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद कर सकते हैं। कुछ सामान्य संकेत जो महत्वपूर्ण हैं और अक्सर उपयोग किए जाते हैं उन्हें छात्रों को बार बार पढ़ाया जाना चाहिए ताकि गूंगे बहरे लोगों से भी छात्र बात कर सकें। नर्तकों का उद्देश्य भावनाओं को व्यक्त करने और शारीरिक रूप से संवाद करना, उस भावनाओं के शरीर के माध्यम से शरीर से बाहर जाने की अनुमति देना और ऐसे करने के लिए गतिविधियों को स्थानांतरित करना होता है। वे केवल मुख मुद्रा और भावों के माध्यम से बिना कोई शब्द कहे अपनी भावनाओं को दिखा सकते हैं और बता सकते हैं। डांस की मदद से, चेहरा के मुंह भाव से, शरीर की गतिविधियों के साथ साथ नृत्य में भाव और मुद्रा का समावेश नृत्य को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, जहां नर्तकों की भावनाओं को देखा जा सकता है और समझा भी जा सकता है। हमें अपने फीलिंग से जुड़ना चाहिए ताकि हम उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकें, क्योंकि ये भावनाएं अक्सर हमें यह याद दिलाने के लिए पैदा होती है कि हमें अपने शरीर और मस्तिष्क पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे कहा जाता है भावनाओं को मानव व्यवहार का प्रेरक भी कहा जाता है। इस तरह के व्यवहार में भावनाओं द्वारा भी निर्देशित और सक्रिय किया जा सकता है। वाह, अच्छी बात लिखा गया है। भावनाओं के माध्यम से कई उत्प्रेरक होते हैं। उदाहरण के लिए कई उत्प्रेरकों या ज़रूरतों के परिणाम स्वरूप उदासी को उत्प्रेरित किया जा सकता है, जैसे कि एक उदास फिल्म देखना, एक उदास गाना सुनना और इसी तरह अन्य। मतलब आप ज़्यादा सैड देखेंगे तो आप खुद सैड हो जाएंगे, ज़्यादा हैप्पी देखेंगे तो आप हैप्पी हो जाएंगे। ये कहना चाह रहा है। अंडरस्टैंड? तो यस सर, अंडरस्टैंड। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, SCRT के क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। इसमें भी सेम चैप्टर हमको करना है। यहाँ से करना है। 4 लेसन आ जाओ। 4 लेसन कहाँ है? यहाँ है। 4 लेसन से इसमें भी करना है हमको रंग बिरंगे पंख। पहला प्रश्न आपके आंखों के सामने ए रहा। जवाब दे पाएंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी कि हाँ आपने जवाब मुझे दिया। यू कैन आंसर मी। पक्षियों की उस प्रजाति का क्या नाम है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनती है और उसमें अंडे देती है? बात तो सही है। बया पक्षी उसको बोलते हैं, बया। बीवर पक्षी इसी का नाम है। बीवर पक्षी या बया पक्षी बोलते हैं। बेचारे बहुत सारे क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं, लेकिन जो मादा आके अंडा देगी एक ही गो में देगी, जो सबसे अच्छा रहेगा। पक्षी अपना घोंसला किन किन चीज़ों से बनाते हैं? पक्षी अपना घोंसला किन किन चीज़ों से बनाते हैं? पेड़ की छाल, इस सभी चीज़ से, बारीक घास उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। सभी चीज़ से पेड़ पौधा के हर पार्ट से बना लेता है। पक्षी विभिन्न आकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी कांटों के बीच अपना घोंसला बनाते हैं? कांटों के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा कबूतर। कबूतर जो कांटों के बीच, नहीं जी ये तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। टेलर बर्ड आंसर नहीं होगा, मैं काटता हूँ जो नहीं होता है। कौवा नहीं होगा। शक्कर खोरा के बारे में क्या है? कबूतर ही हो जाएगा। वैसे कबूतर के बारे में कहा जाता है खंडहरों पे बनाता है, पता है आपको? कबूतर के बारे में क्या कहा जाता है? खंडहर पे बनाता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा वो हो रहा हूँ। शक्कर खोरा के बारे में माइंड में नहीं आ पा रहा है मेरे। शक्कर खोरा आंसर होगा या कबूतर? जरा नेट पे सर्च कर लीजिएगा। वैसे कह रहा है कांटों के बीच में, कबूतर चांस कम लग रहा है। शक्कर खोरा हो सकता है आंसर, मुझे समझ अभी नहीं आ पा रहा है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। आंसर सर्च कर लीजिएगा इसका, क्योंकि कबूतर का मुझे अच्छे से याद है कि ये टूटे उटे पेड़ घर पे, पुराने घर पे, खंडहरों पे बनाता है ये। अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाली पक्षी कौन सी है, जो अपने गर्दन को पूरा पीछे तक घुमा सकता है? उल्लू। उल्लू पूरा गर्दन को मूव करा सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी आवाज़ की नकल करने की क्षमता के लिए जाना जाता है? मतलब आप उसको चिढ़ा सकते हैं, मैना को टू टू करके खूब चिढ़ाता है बच्चा लोग उसको। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कौन सा विज्ञान बोलेंगे इसको? इसको पक्षी विज्ञान कहा जाता है। 1 नंबर आंसर होगा इसका। आंसर देखिए 4 दे रखा है बुक में, ये भी गलती दिया हुआ है। पक्षी विज्ञान को मत्स्य विज्ञान थोड़ा मछली पालन को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं? प्रवासी पक्षी कहेंगे उसको, है कि नहीं? प्रवासी पक्षी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। पक्षी की किस प्रकार की चोंच कीड़ों को खाने के काम आती है? कीड़ा को खाने की काम। कीड़ा को कौन खा पाएगा बताइए जरा? सीधी और पतली चोंच कीड़ा को खाने में हेल्प मिलता है। नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख सिर के किनारों पर होती है? तो सभी के बाग किनारे रहता है, बाज, चील, गीत सभी के तो दोनों साइड में रहता है। सॉल्यूशन पढ़ते हैं, कुछ आंसर और भी मिलेगा। जैसे पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण करते हैं और अपने छोटे बच्चों को सेते हैं। मतलब सेते मतलब उसके गर्मी देता है अपना पंख से। बाया या बीबर पक्षी एक छोटी सी चिड़िया होती है जो कि घास के तने और अन्य पौधों से रेशों का उपयोग करके अपने घोंसले का निर्माण तकनीक के लिए जाने जाते हैं। आगे और भी इसका डिटेल पढ़िएगा। जैसे कि वे विशेष रूप से अपने छत वाले घोंसलों के लिए जाने जाते हैं जो जटिल लटकते हुए निर्माण करते हैं, जो हम लोग के छत उत के किनारे बनाता है। बया पक्षी की एक प्रजाति अत्यधिक मिलनसार होती है। नर बया पक्षी खूबसूरत बने हुए घोंसले बनाते हैं, बुने हुए। मादा गौर सभी घोंसलों को देखती है और जो उसको सबसे अच्छा लगता है उसमें जाके वो अंडे देने का फैसला करती है। आगे कहता है पक्षी अनेक प्रकार के घोंसले बनाते हैं जिसमें तैरते हुए घोंसले, पानी पर, जी हाँ पानी पर जो पेड़ पौधा होता है ना उस पर भी बना देते हैं तैरते हुए घोंसले। कप के साइप का बनाते हैं। गुलबंद, पेंडुलम, लटका हुआ, टोकरी के आकार के घोंसले बनाते हैं कौवा जैसे। घोंसले में बाल रहते हैं, बारीक घास रहते हैं, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चिथरे होते हैं। जहाँ तहाँ से वो लाला के उसमें डालते हैं। ये आंसर मुझे अभी भी गलत लग रहा है। कबूतर कैक्टस के पौधे या मेहंदी की बार के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाते हैं। आई थिंक ये आंसर हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, क्योंकि ये खंडहर पे भी बना सकता है तो इन जगह पे भी बना ही सकता है। गौरैया और कबूतर अब देखिए, कबूतर अलमारी के ऊपर शीशे के पीछे किनारे पर कहीं भी घोंसला बना सकते हैं। तो ये भी एक नया मिला कि कबूतर अलमारी के पीछे भी बना सकता है गौरैया के साथ साथ। बारबेट या कॉपर स्मिथ पक्षी एक पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाते हैं। क्लियर है? उसको बारबेट या कॉपर स्मिथ बोलते हैं। टेलर बर्ड एक पक्षी को 2 पत्तियों को एक साथ सिलाई करके अपना घोंसला बनाते हैं और अपनी तेज चोंच का उपयोग करते हैं और अपने द्वारा बनाई गई पत्ती के ऊपर अपने अंडे देते हैं। ये मैंने देखा है। छोटी चिड़िया होती है, बेहतरीन सिल देती है, लगेगा जैसे मशीन से सिला गया वैसे धागा लाला के सिलती है जहाँ तहाँ से। आगे कहा जा रहा है कि सनबर्ड एक घोंसला बनाता है, सनबर्ड, जो एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा में लटकती रहती है। रॉबिन अपना घोंसला नरम टहनियों, जड़ों, ऊन, बालों और रुई के साथ जमीनी स्तर पर किसी पेड़ की निचली शाखाओं या कभी कभी शीर्ष पर बनाते हैं। रॉबिन या कुआं वगैरह के अंदर भी बनाते हैं। बहुत कलरफुल पक्षी होता है, अच्छा लगता है देखने में। नेट पे सर्च करके देख सकते हैं सब पक्षी को आप। उल्लू एक निशाचर पक्षी जो रात को चलता है, जिसका अर्थ है कि वह दिन में सोता है और रात को ही उठता है। उल्लू मांसाहारी होते हैं। वे मूसा को खा जाते हैं। छोटे और मध्यम आकार के स्तनधारी कीड़े को खाते हैं। मछली और अन्य पक्षियों को भी खाते हैं। उल्लू अपना गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है, यानी तकरीबन पीछे कर लेगा। उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है। आगे कहा जा रहा है मैना पक्षी तिलियर परिवार की प्रजाति है। मैना को बात करने और किसी भी आवाज़ को नकल करने की क्षमता बहुत अच्छा होता है उसमें। मैना, फिर गौर से सुनिएगा, अफ्रीका, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। मैना मध्यम कद की होती है और उनके पैर मजबूत होते हैं। वे झटके के साथ अपने सिर को पीछे की ओर ले जा सकते हैं, आगे पीछे करते हैं झटका के साथ। पक्षियों के जैविक अध्ययन को पक्षी विज्ञान कहा जाता है। आगे कहते हैं कि यह पक्षियों के सभी पहलुओं जैसे शरीर के आकार, उपस्थिति, आवास, प्रवास, पर्यटन, संभोग, व्यवहार, शिकारियों से चेतावनी, झुंड, आवाज़, नकल करने में क्षमता, सभी पहलुओं पर वैज्ञानिक अध्ययन यहाँ किया जाता है।
आगे कहा जा रहा है कि प्रवासी पक्षी वे पक्षी है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। वे अपने संतानों का प्रजनन करने, खिलाने, पालन पोषण के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर वह प्रवास करते हैं। वे आमतौर पर प्रतिकूल स्थान से कुछ अन्य अनुकूल स्थान की ओर पलायन करते हैं, मतलब चले जाते हैं जहाँ उपयुक्त परिस्थितियाँ और पर्याप्त भोजन और जल संसाधन सुरक्षा के लिए वो वहाँ पे जाते हैं। आगे कहा जा रहा है कि सीधी और पतली चोंच कीड़ों को खाने में मदद करती है। लकड़ी से कीड़े खोजने और खाने में मदद करती है। कठफोरवा इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, जो पेड़ की छाल को नोच के उसमें से कीड़े को खा जाते हैं। जिन पक्षियों के सिर के किनारों पर आँखें होती है उनके पास एक विस्तृत दृश्य होती है, यानी कि पूरा 180 डिग्री से भी ज़्यादा देख सकता है। यह शिकार को अच्छे से ढूंढ लेती है। ऐसे पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब इनकी आंखें दो अलग अलग चीज़ों को ध्यान केंद्रित करती है तब इनकी दृष्टि की सीमा बहुत बढ़ जाती है, दोनों तरफ देख सकता है। जहाँ तक हम देख सकते हैं वे उनका 4 गुना देख सकते हैं, अतः चील, बाज, गिद्ध आदि। बात समझ में, हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकता है। तो 4 लेसन हो गया, 5, 6, 7 3 लेसन और अभी हम लोग को करना है। तो चलिए 5 की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, पेड़ पौधे से दोस्ती करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका तना सबसे मजबूत होता है, बता पाएंगे क्या आप? तो एक वृक्ष का, वृक्ष से मजबूत किसी का तना नहीं होता है, यानी पेड़। निम्नलिखित में से किसके पतले तने होते हैं जिसकी सहायता से वे जमीन में टिके रहते हैं, बताइए जरा। पर्वतारोही होगा कि नहीं? पर्वतारोही जो होते हैं ये पतले तने वाले होते हैं। जंगलों को धरती के हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? ऑक्सीजन देता है ना सबसे ज़्यादा मात्रा में। पहला ही हो जाएगा, वे प्रकाश संश्लेषण की मदद से ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं, मतलब बाहर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वन सेवा नहीं है? वन का सेवा कौन सा नहीं है इसमें? सतह से वर्षा जल के प्रवाह को कम करना, मृदा अपरदन को रोकना, ध्वनि प्रदूषण कम करना, वन संवर्धन। तो 4 का आंसर क्या दीजिएगा? 3 नंबर, ध्वनि प्रदूषण कम करना। वन सेवा क्या है? ये वन सेवा थोड़े ना है। पांचवा क्वेश्चन है, किस पेड़ की पूजा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म मानने वाले लोग करते हैं? पीपल के पेड़, बरगद, इमली और आम के पेड़। ऐसे पीपल का पेड़ आंसर हो जाएगा। वैसे बरगद का भी पूजा होता है, लेकिन मेनली धर्म जोड़ा ना तो पीपल का पेड़ आ जाएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म वाले अदर पेड़ का नहीं, ज़्यादातर पीपल का ही करते हैं। गौतम बुद्ध को फल्गु नदी के किनारे बोधगया में, बिहार के बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। एक पेड़ का तना सबसे मजबूत होता है। पेड़ की छाल भूरे रंग की होती है और छोटे तने हरे रंग के होते हैं। यह पर्व प्रणाली पत्तियों और फलों और फूलों का आधार बनता है। आगे कहा जा रहा है पेड़ के बारे में, वह बिंदु जहाँ पत्तियाँ निकलती है उसे नोड के रूप में जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और नोड्स के बीच के क्षेत्र को इंटरनोड कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद रखना होता है। यह जमीन की सतह पर स्थित होता है और पौधे की सहारा देता है। आगे कहता है, इनमें युवा फूल एवं कलियाँ रहती है। यह भोजन, पानी और पोषण के पेड़ के अन्य भागों पर पहुँचाने की मदद भी करती है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि लता के लंबे पतले तने होते हैं जिसकी सहायता से वे जमीन में टिके रहते हैं। जैसे कद्दू हो गया, जुनून फूल हो गया आदि वगैरह वगैरह, मतलब इसमें कोहरा, कद्दू, झिगुनी, नेनुआ सब आ जाएगा। पर्वतारोही के पास पास मुड़े हुए पतले तने होते हैं जो उन्हें सहारे में चिपकने में मदद करते हैं। उदाहरण फलियाँ हो गया, अंगूर हो गया आदि। झाड़ियों के तने छोटे और कमज़ोर होते हैं। उदाहरण बोगेनविलिया, चाइना गुलाब, मेहंदी आदि, ये सब झाड़ी में आता है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन समावयव प्रकृति की अवस्था जो कि हमारे ग्रह पर जीवन के लिए आवश्यक है। सही बात है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। पौधे श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करने में बहुत मदद करते हैं। वे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित बनाए रखने में काम करते हैं, इसलिए जंगल को ही फेफड़ा कहा जाता है। प्रवाह, वाष्पीकरण और वर्षा को विनियमित करने के माध्यम से वन, जल, ये सब चीज़ को क्या है, जल चक्र को क्या होता है, विनिमय के योगदान करते हैं। आगे कहा जाता है, अति प्रवाह वर्षा जल को वनों द्वारा अवशोषित किया जा सकता है, जिससे वो अफवाह और बाढ़ की क्षति को कम करते हैं। वन क्षेत्र में पेड़ की जड़ें सुरक्षित रूप से ऊपरी जमीन को पकड़े रहती है। या मृदा अपरदन को भी बहुत तेज़ी से रोके रहती है। वायु हो, कुछ भी हो, उससे वो टूट के इधर उधर नहीं जा पाती है। अतः वन मृदा अपरदन को रोकते हैं। इमली और आम के पेड़ विवाह समारोह के दौरान ओडिशा और बिहार की जनजातियाँ इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। सही बात है। अब महुआ का भी बियाया जाता है, आम महुआ बियाहने का विधि होता है। पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ की पूजा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म सभी लोग करते हैं।
बरगद का पेड़ कई स्वदेशी जनजातियां बरगद के पेड़ को एक पवित्र वृक्ष के रूप में मानती है। बौद्ध धर्म के लोग भी इस पेड़ को पवित्र मानते हैं क्योंकि गौतम बुद्ध ने इसके नीचे बैठकर 7 दिन बिताए थे, इसलिए बरगद का पेड़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्ञान की प्राप्ति नहीं लिखा है, 7 दिन बिताया था, ये ध्यान रखिएगा। पत्ता हूँ मैं हरा हरा, क्या बात है। वह पौधा का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। दांत दर्द में कौन काम आएगा, बता दीजिए जरा, अब डॉक्टर भी बन जाइएगा। लौंग आंसर हो जाएगा। लौंग दांत दर्द में बहुत हेल्प करता है। लौंग के रस, तेल भी बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग आंखों के घावों के इलाज के लिए किया जाता है। बबूल, लौंग, तुलसी। आंख में घाव हो गया है, बबूल का उसमें रस डाला जाता है। ये सब छोटा मोटा जानकारी आपको होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। हल्दी हो जाएगा ना, नहीं सॉरी, रोग प्रतिरोधक कहा है, तुलसी हो जाएगा। तुलसी का पौधा जो होता है ना, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ती है। लौंग का उपयोग दांतों के दर्द के लिए किया जाता है, जिससे हम कराह उठते हैं। यह दर्द को शांत करने में सहायता करता है। लौंग जो होता है वृक्ष का कौन सा हिस्सा होता है, तो यह कली होता है, कली का। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, कली होता है लौंग। आगे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। आगे की चोटों को सीमित करने के लिए, स्वास्थ्य लाभ को बढ़ाने के लिए, जीवन और अंगों की रक्षा करने उपयुक्त सभी, तो सभी हो जाएगा। हर काम हो जाता है, प्राथमिक उपचार आना चाहिए। चलिए अब सॉल्यूशन पढ़ के बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ से कहा जा रहा है लौंग का पेड़ एक सदाबहार है जो 8 से 10 मीटर तक लंबा होता है, जिसमें बड़े पत्ते और क्रीमसन फूल समूहीकृत होते हैं। लौंग की कलियों में 14 से 20% वाष्पशील तेल होते हैं, जिसका प्रमुख घटक सुगंधित तेल यूजेनॉल होते हैं। ध्यान रखिएगा, नाम यूजेनॉल बोलते हैं उसको। लौंग में यूजेनॉल के कारण अत्यधिक तीक्ष्ण गंध होती है, जिसे आसवन द्वारा लौंग के तेल के रूप में निकाला जाता है। इसके तेल का उपयोग दांत दर्द के लिए एवं स्थानीय संवेदनाहारी के रूप में भी किया जाता है। आगे कहते हैं बबूल आमतौर पर गोंद अरबी के पेड़ के रूप में जाना जाता है। बबूल आमतौर पर गोंद अरबी के पेड़ के रूप में भी जाना जाता है। 1 मिनट, हाथ दुख गया, अब ठीक है, तकिया रख लिया हाथ के पास। यह कठोर लकड़ी का पेड़ है। यह लकड़ी का कोयला बनाने के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, बबूल के पेड़ का बाद में इतना चीज़ जान गए आप। आगे कहता है यह एक औषधीय पौधा भी है जिसके अद्भुत स्वास्थ्य लाभ है। आगे कहता है इसके पत्तों का उपयोग आँखों के घावों को इलाज के लिए किया जाता है। आगे कह रहा है तुलसी एक सुगंधित पौधा है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला और खांसी जुकाम कम करने वाला है। तुलसी के मसाले का काढ़ा पीने से सर्दी, सिर दर्द, बुखार आदि से लाभ मिलता है। आगे कहा जा रहा है तुलसी के पत्ते को उबालकर पानी पीने से कैंसर के लाभ होता है। देख रहे हैं, तुलसी के अर्क सेवन से रक्तचाप का स्तर सामान्य होता है। खांसी, दम्मा, ईओसिनोफिल आदि में तुलसी के पत्ते का काढ़ा पीने का बहुत फायदा मिलता है। आगे कहा जा रहा है लौंग के कलिका का उपयोग दांतों के दर्द को शांत करने के लिए किया जाता है। रात को काली मिर्च और लौंग का पाउडर लेने से शरीर के रोग ठीक करने में क्षमता मजबूत होती है। ऐसे में जब इम्यूनिटी बूस्ट होती है तो खांसी, जुकाम और ठंड से भी आराम मिलता है। प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की जान बचाना है। इसके अलावा प्राथमिक चिकित्सा से संक्रमण होने की संभावना को कम करने में मदद मिलती है। लंबे समय तक चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता कम हो जाती है और स्थिति खराब होने से बच जाते हैं। इसलिए प्राथमिक उपचार सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मेन उपचार से ज़्यादा। मामूली कट, जलन एवं घाव को देखभाल, इसके लिए खराब होने की आशंका कम हो जाती है। लास्ट लेसन आज के क्लास का हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि 4 से हम लोग शुरू किया था, 4, 5, 6 हो गया। एक लास्ट लेसन करेंगे, इसके बाद आज का वीडियो को स्टॉप हम लोग करेंगे। तरह तरह के भोजन, सही बात है, बहुत तरह के भोजन होते हैं हमारे समाज में। पहला है क्वेश्चन कि उस खतरे को चुने जो हमारी वनस्पतियों और जीवों की विविधता पर प्रभाव डालता है। पानी की कमी, हमारे पर्यावरण के प्रति बढ़ती असंवेदनता, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि। अब क्या कर रहा है, किसके खतरे को, वनस्पति के खतरा को प्रभावित कर रहा है। तो यही ना हो गया जी, हमारे पर्यावरण के प्रति बढ़ती असंवेदनशीलता, इसमें सब आ गया ना। पानी, सब चीज़ का हम ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि असंवेदनशील हम हो गए हैं, पर्यावरण के बारे में नहीं सोचते हैं। सही चुनना है। खाने वाली चीज़ें, फल, पत्ती तो धनिया का खाते हैं, धनिया का तो कई चीज़ खाते हैं हम लोग।
अच्छा मैच नहीं कराना है, रुक जाइए। फल आम अमरूद फल है, पत्तियाँ मूली, कैसे करना है, रुकिए पहले क्वेश्चन पढ़ने दे, समझ नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अच्छा आम और अमरूद फल है, ये तो सही है। धनिया का तना नहीं, एक ही को तो सही लगा, इनमें से कोई आंसर नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तना मूली का तना खाते नहीं, मूली का जड़ खाते, ये भी गड़बड़ है। पत्ती धनिया का ठीक है, धनिया का बीज भी खाते हैं हम लोग, इसका हो जाए इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से सेब में उपलब्ध होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, सेब में बहुत लोग जानते हैं मैग्नीशियम होता है। सेब में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। सॉरी गलत क्लिक हो गया, 1 सेकंड दीजिए, आ जाएगा फिर से। ओ देखिए गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं है, निकाल लेंगे, फिर से निकाल लेंगे। 6 लेसन चल रहा था ना, नहीं 7 चल रहा है, 7। ये भी क्वेश्चन देख लिया, मैग्नीशियम वाला देख लिया, ये देखना था। निम्नलिखित में से खाने के एक समूह का चयन कीजिए जिसका प्रत्येक सदस्य आयरन लोहे से समृद्ध हो। मतलब दो होता ही है, जिसमें पहला ही आंसर हो जाए आंवला और पालक, इसमें लोहा खूब मात्रा में है। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। पहला का 2 मारे थे, ठीक है, दूसरा का एक सेकंड मुझे दीजिएगा जरा। बड़ा कन्फ्यूज इसमें हो रहे हैं। देखिए पहला तो सही है, मूली का पत्ता का यूज होता है लेकिन न के बराबर होता है, मेनली उसका जड़ खाते हैं। धनिया का तना खाते हैं हम लोग, धनिया का अत्ता पत्ता तना भत्ता सब खा जाते हैं हम लोग, तो हम 3 मार सकते हैं, ए और सी। पता नहीं कैसे, ये क्वेश्चन बनाने का तरीका ठीक नहीं, हटाइए इसको। और एक और बात, 3 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से सेब में उपलब्ध होता है? मैग्नीशियम नहीं होता है, इसमें पोटेशियम होता है, के। बात समझ में आया? थोड़ा सा मिस्टेक हो रहे थे, वही मैं देखने लग गया था। सेब का पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम नहीं होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। निम्नलिखित में से खाने के एक समूह का चयन कीजिए जिसका प्रत्येक सदस्य आयरन से भरपूर हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आंवला और पालक, ये तो सही ही बताया था, इसमें आयरन बहुत होता है। आगे कहते हैं कोविड महामारी के दौरान निम्नलिखित में से विटामिन सी के भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया है। इस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी है। सोयाबीन काली मिर्च नहीं, स्ट्रॉबेरी नींबू नहीं, संतरा सोयाबीन नहीं, दूध नींबू नहीं, स्ट्रॉबेरी खट्टा होता है, नींबू। 5 का क्या हो जाएगा? 2 नंबर। इसमें सोयाबीन के कारण हट गया, सोयाबीन के कारण हट गया, दूध के कारण हट गया। निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पद चिन्ह को कम करने में मदद करेगी? तो 6 का आंसर पहला ही हो जाएगा, कह रहा है स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों का समूह है? गाजर मूली जड़ है, अदरक जड़ नहीं है, अदरक जड़ नहीं है, हल्दी जड़ नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका गाजर चुकंदर मूली, अदरक हल्दी तना है। क्लियर है? तो जी सर, सॉल्यूशन पढ़ के उसके बाद एंड कर देंगे इस चैप्टर को। सॉल्यूशन पढ़िए, समझिए। कहा जा रहा है कि जैव विविधता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक थर्मामीटर है जो पृथ्वी को जीवन के स्वास्थ्य को मापती है। आगे कहा जा रहा है कि एक वृद्ध समृद्ध और अधिक विविध पर्यावरण अधिक टिकाऊ होता है जो इनमें रहने वाले लोगों के लिए जीवन और समृद्धि सुनिश्चित करता है, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर या पौधा हो, कोई भी चीज़। जैव विविधता कई कारकों के कारण संकट में है। इसमें से कई मानवीय गतिविधियां हैं, जैसे वनों की कटाई, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, निवास स्थान का विनाश और प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। ये वाला क्वेश्चन जो कंफ्यूज हो रहे थे, फल की बात के आम अमरूद है, फूल तो नेनुआ हो जाएगा, पत्ती तो पालक हो जाएगा, जड़ तो मूली हो जाएगा, तना तो धनिया हो जाएगा। तो धनिया का तना ही मार रहा है क्योंकि पूरा चीज़ें खा जाते हैं हम लोग धनिया का, जड़ छोड़ के।
आगे कहते हैं पोटेशियम वह पोषक तत्व है जो मुख्य रूप से सेब में ही उपलब्ध होता है। सेब पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है जो हृदय, गौर से सुनिएगा, हृदय स्वास्थ्य, तंत्रिका कार्य और मांसपेशियों के संकुचन जैसे विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पाचन तंत्र के लिए बहुत मजबूत है। आगे का द्वारा सेब फाइबर के लिए भी, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का भी अच्छा स्रोत है जो समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए मदद करता है। इसलिए रोज सुबह सुबह खाली पेट अगर 1 से 2 सेब खा लिया जाता है, भाई साहब अमृत का काम करेगा। आंवला और पालक मानव शरीर के लिए आयरन के समृद्ध स्रोत है। खाने के समूह आयरन में भरपूर होते हैं। हरी सब्जियां आयरन का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। आगे कहते हैं कि आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। आयरन की कमी से निमोनिया नाम की रोग हो जाता है, एनीमिया। इसलिए आंवला और पालक खाने के एक समूह को जिसका प्रत्येक सदस्य क्या है, आयरन से भरपूर है। आगे कहते हैं विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, यह शरीर के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, यह इसका रासायनिक नाम है। यह कोशिकाओं की रक्षा करने व स्वस्थ रखने में मदद करता है। आगे कहता है यह कोशिका के ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है, प्रतिरक्षी प्रणाली में समुचित कार्य को मदद करता है। इसीलिए डॉक्टरों ने कोविड महामारी के दौरान विटामिन सी लेने की खूब सारा सलाह दिया। आगे कहा जा रहा है विटामिन सी किस में मिलेगा उसको भी देख लीजिए, जैसे कि हो गया ब्रोकली हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, खट्टे फल हो गए, स्ट्रॉबेरी, कीवी, शिमला मिर्च आदि सभी। आगे एक सेकेंड, आगे कहा जा रहा है कार्बन पद चिन्ह, कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है, उस सभी ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या अन्य का योग है जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिविधियों के कारण वायुमंडल में छोड़ी जा रही है। आगे कहता है खाद्य संरक्षित खाद्य सामग्री जैसे कि संरक्षित मांस, मछली, बीन्स सेवन से बचे क्योंकि यह परिशीतक प्रणाली के कारण हमारे पर्यावरण को बहुत सारा परेशानी करता है। यानी कि जब हम उसको रखते हैं फ्रिज के अंदर, फ्रिज से बहुत परेशानी होता है। कार्बन पद चिन्ह की अवधारणा को पहले बार 1990 में मान्यता दी गई। मौसम खाद्य पदार्थों का सेवन कार्बन पद चिन्हों के कारण मदद मिल जाती है। आगे कहते हैं, एक सेकेंड गलत क्लिक हो गए, एक सेकेंड, आ गया, शुरू से मत आना, हाँ ठीक है। अरे यार मैं कैसे क्लिक करूँ, ये अंदर चला जाता है, एक सेकेंड दीजिए मुझे। देखिए फिर क्लिक हो जा रहा है, रुक जाइए थोड़ा। कहता है जड़ें किसी पौधे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि वे पौधे को आवश्यक पोषक तत्व पहुंचाने में मदद करता है। आगे कहा जा रहा है कि वे पौधे तब पानी और खनिज पहुंचने के लिए जिम्मेदार एजेंट है। इसके अलावा पौधे के एक सक्रिय कार्य प्रणाली में जिसमें मिट्टी में चिपका कर रखती है पौधे को, वरना पौधा मिट्टी से बाहर आ जाए। मूल सब्जियां जड़ें वाली सब्जियों का उदाहरण जिन्हें हम भोजन के रूप में सेवन करते हैं, गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, शलजम हो गया, शकरकंद आदि हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे दोस्त आज का सेशन कंप्लीट होता है। टोटल मुझे 8 लेसन कंप्लीट किया, ये छोटी बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बात के साथ। अगर आपको यह पसंद आ रही है सीरीज़ तो लाइक करिए, कमेंट्स जरूर कीजिए, आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार है। और भी कोई चीज़ अगर आप चाहते हैं तो अपना डिमांड रखिए, कोई भी सजेशन देना चाहते हैं जरूर दीजिए, आपके सजेशन का मुझे बहुत अच्छे से इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।